मुझे अच्छी तरीके से वो जानते थे और मैं भी उन्हें अच्छी तरीके से जानता था। मैंने मेरी ड्यूटी निभाई, मैंने मेरे भारत माता की सेवा करी और फर्ज निभाया, और जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मुझे पता है इस साल एक मूवी रिलीज हुई जवान, उसमें एक डायलॉग था जिसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर बोल रहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। पहली बात है तो ये जो डायलॉग है बड़ा रोड साइड टाइप डायलॉग लग रहा है मुझे। मैं ना मूवीज देखता हूँ ना डायलॉग सुनता हूँ। अगर किसने मेरे पर ये चीज को कहा है तो मैं उसका अंग्रेजी में एक काफी अच्छा जवाब है कि आई हैव बर्न्ड मेनी हाउसेज एंड ब्रिजेस and I have danced on those burnt houses and bridges, so I fear no hell, so please don't scare me. जैसे आपको थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं? जब खाकी पहना है तो फिर, और कंधे पे जब शेर पहनते हैं तो फिर डर किस बात का? जैसे आपके पास गन है, आपको गन सैंक्शन हुई है? बाय द वे मैं एक स्नाइपर हूँ, एक ट्रेन स्नाइपर हूँ मैं, सर्टिफाइड शार्प शूटर स्नाइपर। आजकल तो लोग शायद कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का वेट नहीं करते, एक मीडिया ट्रायल हो जाता है। ये सब चीजें जब होती है तो ये मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट है। मैं इसके बारे में ना चिंता करता हूँ ना मैं इसके बारे में बॉदर करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है ये बहुत स्ट्रांग है। अभी जैसे एक रीसेंट केस जो अभी आपने हैंडल किया था, आर्यन खान का केस जो ड्रग से रिलेटेड था, कि आप एक अलग कल्चर लेके आ रहे हैं विच इज वेरी डेंजरस फॉर द नेशन एंड फॉर द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। हाय मिस्टर वानखेड़े, हाउ आर यू? वेरी फाइन, वंदे मातरम। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है, महादेव का आशीर्वाद है। आजकल आप कहाँ पे, बॉम्बे? नो, आजकल मैं कार्यरत हूँ एज एडिशनल कमिश्नर, सह आयुक्त उसे कहते हैं। एक डिपार्टमेंट है DGTS, तो वहाँ पर चेन्नई में कार्यरत हूँ अब। ओके। तो आपकी लाइफ में अगर हमें पूछना होता कि एक नॉर्मल डे कैसा होता है? नॉर्मल डे ऑफ लेट पिछले 2 साल से फैमिली के साथ में ज़्यादा वक्त कट रहा है, जिसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ। सैटरडे संडे घर पे आ जाता हूँ फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, एंड काफ़ी बिजी भी चलता है दिन। जो वीकडेज होते हैं वो ड्यूटी पे रहता हूँ चेन्नई में, और जब भी ऑफ्स होते हैं या सरकारी छुट्टियाँ होती है या फिर मैं छुट्टियाँ ले लेता हूँ तो उस दौरान फैमिली प्रायोरिटी। और 2 चीज़ें हैं, जो नशा मुक्त भारत का अभियान, तो उसके लिए काफ़ी ज़िलों में, काफ़ी गाँव में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा होते हैं एवरी सैटरडे संडे मेरे। वैसे आप ना देखने में, बात करने में ऐसे थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप लगते हो, आप असली में भी वैसे ही हो घर पे? देखिए, मेरी जो जिंदगी है वो डुअलिटी 2 प्रकार की नहीं होती है, जो आपके सामने वो घर में भी हो, एक ही है, जो है वही है। ओके, तो आपके डरते होंगे फैमिली मेंबर्स आपके नहीं नहीं, आसपास? बिल्कुल नहीं। जो मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी है वो भी एक शेरनी है, तो किसको कोई भय नहीं होता है, तो वो भी मेरे से एक कदम आगे। वैसे आपको वो पहला मोमेंट याद है या फिर कि आपको किस चीज ने कंपेल किया एक ऑफिसर बनने के लिए? यस, डेफिनेटली वो जब मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में पार्श्वभूमि बता, तो मेरे जो पिताजी बहुत गरीब परिवार से आते हैं। एक बहुत छोटा गांव है हमारा जिसे कहते हैं वाशिम, शायद आपने सुना भी नहीं होगा जगह का नाम। और जो मेरी मदर है वो मेरी मदर हरियाणा से आती है, रेवाड़ी से, तो वो प्रिंसली फैमिली से आती है, तो वो वंशज है पृथ्वीराज चौहान, उनके वंशज है। ओके। तो वो मुंबई फिर बाद में आ गए यहाँ पर। तो मेरे मदर फादर का लव मैरिज था, तो जब दोनों ने लव मैरिज किया तो फिर वो ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरी माताजी स्टार्ट में काफ़ी स्ट्रगल की थी पिताजी से शादी करने के बाद में। फिर बाद में मेरी माताजी का ऐसा था कि बच्चों में सिद्धांत डालना, आदर्श डालना, बचपन से ही कहानियाँ, जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी कहानियाँ सुनाना। तो जब काम स्टडी करते करते मेरे माताजी ने एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली थी हमारे लिए, और जब मैं 16-17 साल का था तो मेरी माताजी ने कहा कि तू कॉलेज भी पढ़ और साथ में काम भी कर, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था नवी मुंबई में, अभी भी है वो। तो जब मैं वहाँ पर काम करता था तो मैंने वहाँ पर एज अ कैशियर, एज अ वेटर, सब हर काम किया मैंने वहाँ पर। तो जब और वो टाइम पे भी मेरी मदर भी काफ़ी आदर्श से प्रभावित थी, एंड मुझे कहती थी कि कभी भी रिश्वत देना नहीं, हमेशा न्याय से चलो, हमेशा कायदे कानून फॉलो करो। तो उसी सिलसिले में, उसी श्रृंखला में जब भी कुछ होता था, कोई मेरा होटल टाइम बंद करने आ जाता था टाइम के पहले, या कोई अगर XYZ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें डिमांड कर, तो मेरे झगड़े होते थे। तो वो टाइम पे और मैं काफ़ी बड़ा फेलियर हो गया था बिजनेस में, बिकॉज होटल चलता ही नहीं था, सबसे झगड़े करता था, न्याय की बातें, सिद्धांतों की बातें। तो मेरी मदर को मैंने कहा कि माताजी मेरे से ये होने नहीं वाला है। एंड उसके बाद मैंने माताजी को, तो मेरी माताजी ने उस टाइम पे बोला कि मेरे सामने रोने से पहले, मेरे रोने से अच्छा आप पढ़ाई करो, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करो, सिस्टम में जाओ और सिस्टम बदलने की कोशिश करो, मेरे सामने रोने से, मेरे सामने रोने के पहले।
तो वही किया, वही एक मेरे ट्रिगर पॉइंट था। तो 12th के बाद फिर मैंने सिविल्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, तो अभी आप किस टाइप के केसेस हैंडल करते हो? देखिए अभी मैं भारत सरकार का बहुत ही आदर सम्मान करता हूँ एक शासकीय अधिकारी होने के नाते, और उनका आई थैंक देम ऑल्सो, क्योंकि जो जो डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया उन्होंने मुझे एक सक्षम अधिकारी समझ के काफ़ी जगह पे कार्यरत किया था। तो ड्रग्स में DRI, NCB, IB, NI, तो ये सब जो देश की बड़ी बड़ी एजेंसी है, तो भारत सरकार ने मौका दिया मुझे वहाँ पर काम करने का। जिसे मैं, और बेसिकली मैं एक IRS अधिकारी हूँ, तो मेरा काम होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो लॉ है वो एग्जीक्यूट करना, स्मगलिंग रोकना, ड्रग्स रोकना, ड्यूटी की जो चोरी होती है वो रोकना। तो यही प्रोफाइल है मेरे काम का। Okay, तो इसमें तो काफी रिस्की केसेस भी आते होंगे आपकी तरफ? और देखिए जब NCB या फिर DRI या फिर NI में कार्यरत था तो काफ़ी रिस्क हुआ करता था, फील्ड जॉब हुआ करता था। आपके सामने होते थे, इधर आप टेररिस्ट के साथ कभी डील कर रहे हो, कभी आप ड्रग सप्लायर गैंगस्टर्स के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर कोई स्मगलिंग गैंग्स के साथ आप डील कर रहे हो। तो रिस्क तो जिस हिसाब से मुझे लगता है, रिस्क तो हर एक चीज़ में रिस्क होती है। और जब खाकी पहना है तो फिर, और कंधे पे जब शेर पहनते हैं तो फिर डर किस बात का। बट कभी शुरू में जब आप नए नए फील्ड में आए तो नहीं, डर तब नहीं डर का, इनफैक्ट मैं आपको अगर मेरी सच्ची बात कहूँ तो बचपन से ही मेरी माताजी ने मुझे 2 ही ऑप्शन दी थी। उसने कहा था कि तू सिर्फ खाकी पहनेगा या हरा पहनेगा, तो दैट मीन्स पुलिस और आर्मी। एंड मेरे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं था, अगर सच कहूँ तो इसी वे में मैं NCC, स्कूल कॉलेजेस में NCC में था, और 12वीं 12th के बाद ही मैंने मेरी सिविल्स की तैयारी, मुझे खाकी पहनना था। तो पहले से ही रिस्क था और एडवेंचर था, भारत माँ की सेवा करने का जोश जुनून था, तो डर का सवाल ही नहीं, आता ही नहीं था डर का। मैं तो इनफैक्ट सोचता था कि कभी भी अगर कोई ऑपरेशन में कुछ ऐसा खतरा हो, तो अगर इसमें देश की सेवा में या एट द लाइन ऑफ योर ड्यूटी आपकी जान भी चले जाए, तो उससे बड़ी भाग्यशाली बात क्या हो सकती है एक अधिकारी के लिए। तो ये तो मैं मौके ढूंढता हूँ, तो डर की बात ही नहीं है फिर इसमें। तो वैसे कोई आपको एक मोमेंट याद है जिसमें बहुत ही ऐसे हाई रिस्क सिचुएशन हो गई थी, वो एक किसी पर्टिकुलर केस में? अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लगभग अभी 3,500 लगभग केसेस डील कर चुका हूँ या कर चुका हूँ। तो उसमें ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन हाँ 1-2 केसेस काफ़ी याद है। एक 2019 में हमने गोल्ड पकड़ा था, तो वो 185 केजीज गोल्ड पकड़ा था, 70 करोड़ का वो गोल्ड था, डोंगरी इलाके में, एक बहुत ही कुख्यात इलाका है, आपने भी पढ़ा होगा डोंगरी, जहाँ पर गैंगस्टर्स का इलाका है वो। तो वहाँ पर एक गैंग को हमने रोका था, जहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो दे वर ट्राइंग टू रन ओवर मी, लेकिन महाकाल महादेव की कृपा है तो बच गए। एंड वहाँ पर फिर बाद में गोल्ड हमने पकड़ा, प्लस बहुत अरेस्ट भी किए। एक और ऑपरेशन हुआ था जब मैं NCB में था, मानकुर्द एक इलाका है जहाँ पर एक फॉरेन की गैंग ऑपरेट करती थी, जो नाइजीरियंस का एक गैंग हुआ करता था, जो हथियार सीमित लैस होती थी हथियारों के साथ में। तो जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस अटैक करने जाती थी तो अटैक करते थे। हमने 2 बार कोशिश की है उनको एक्शन लेने के लिए, लेकिन हमारे पे अटैक हो गया उस चीज़ पे। तीसरी बार प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एक्शन के बाद में हमने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो उसमें कुछ मेरे अधिकारी घायल हो गए, बहुत बुरी तरीके से हेड इंजरीज हो गई, उसमें कुछ मैं भी घायल हो गया, लेकिन डिस्पाइट दैट ड्यूटी फर्ज निभाई, उन लोगों को पकड़ा। लगभग 1.5 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था उस जगह से। तो ये 2 ऑपरेशंस काफ़ी डेंजरस ऑपरेशंस हुए थे, लेकिन लोगों की कृपा है और महादेव की कृपा है, बच गए। तो जब ऐसे आप लोगों को टिप्स वगैरह, जैसे एक इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क होता है ना, कहते हैं कि पुलिस वालों के पास या फिर ऐसे ऑफिसर्स के पास एक इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क होता है, तो वो कैसे ऑपरेट करता है? देखिए मुझे काफ़ी लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर आपके इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बताइए। मैं सिर्फ और सच कहता हूँ, ये सब चीज़ें छुपाने की जैसी नहीं थी, मैं तो ग्रूम करना चाहता हूँ आज की भी अधिकारियों को। जब भी अगर आपने आपकी ड्यूटी 100% ईमानदारी से और निष्पक्षता से की, विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, बिना कोई भय और पक्षपात के आपने आपकी ड्यूटी की, तो फिर सामने वाला जो आपका इन्फॉर्मर है उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा है जिसे हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये सेटिंग नहीं होगी, जिसे
भाषा में कहते हैं तोड़ पानी, हमारी नॉर्मल भाषा में तोड़ पानी नहीं करेगा, सेटिंग नहीं होगी इसके साथ में, और ये न्याय देगा। जो हमने इसको इन्फॉर्मेशन दी है ये न्याय करेगा, हमें डबल क्रॉस नहीं करेगा, ये परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपके पास एक नहीं सैकड़ों इन्फॉर्मर्स आएंगे, आपको खुद को जाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक का, समाज का कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे होगा। फिर वैसे कभी किसी इन्फॉर्मेंट ने आपको डबल क्रॉस किया, गलत इन्फॉर्मेशन? स्टार्ट में बहुत बार ऐसे होता था। स्टार्ट में जब नए नए ड्यूटी ज्वाइन किए थे तो बेसिकली सामने वाले के ऊपर अगर एक इन्फॉर्मेशन एक अधिकारी को दे दे और उसके बाद में सामने वाले की कोई रंजिश हो दूसरे आदमी के साथ में, तो उसकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। लेकिन हम लोग ट्रेंड होते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को पहले वेट किया जाता है, उसकी जो सच्चाई है उसको परखते हैं, उसके बाद ही एक्शन लेते हैं। तो कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन हम इसे स्क्रीन करने के बाद में वो होने नहीं देते। होने की बहुत सारी गुंजाइश होती है, ये इंटेलिजेंस का थिंग्स होती है इसकी। लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक ऐसी कुछ हुई नहीं कि हमें मिसयूज किया गया अभी तक। वैसे आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंसान में इस फील्ड में एंटर करने के लिए? देखिए, अगर सिविल सर्विसेज अगर किसको देना है तो अगर कोई वीक हार्टेड है तो मैं उसे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए। या फिर अगर वो वीक हार्टेड है और फिर अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है तो ही इज मोस्ट वेलकम टू कम। बट अगर उसे संविधान का पालन करना है, सच्चाई के लिए लड़ना है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ इक्विटी लाना है, तो ही शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। तब आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आपके परिवार पे आरोप लगेंगे, आपके घर पे आरोप लगेंगे, तो यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू फाइट देम बैक। आपके हिसाब से नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के बीच में क्या फ़र्क है? देखिए, ज़्यादा फर्क नहीं, इट्स ए वेरी थिन लाइन। दोनों का महत्व और दोनों की जो मीनिंग है, दोनों का मीनिंग एक ही है, देशभक्ति। और मैं तो एक कदम आगे जाऊंगा, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म से भी एक कदम आगे, जिसे कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, जिसका हिंदी में इंग्लिश में अनुवादन होगा नेशन फर्स्ट। तो आप पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म के साथ में राष्ट्र सर्वोपरि को बिलीव करो, तो इसमें श्रृंखलाएं होती हैं बेसिकली, कि सबसे पहले आता है आपका देश, उसके बाद आता है आपका समाज जिसे कम्युनिटी कहते हैं, तीसरा आता है आपकी फैमिली, और उसके बाद में चौथे आप आते हो। तो मैं यही राष्ट्र सर्वोपरि को मानता हूँ, और सब जितने भी यंगस्टर्स है, युवक है, उनको ये फॉलो करने की रिक्वेस्ट भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपको लगता है कि यंगस्टर्स का जैसे हर जनरेशन के साथ ना कल्चर थोड़ा सा चेंज होता है, बट आपको लग रहा है कि जैसे मैं मिलेनियल हूँ, एक जनरेशन है जेन जी, जो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कि हमारा कल्चर क्या डाइल्यूट हो रहा है वेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके? देखिए, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारा 30% भारत का जो पॉपुलेशन है, जनगणना है, तो ये युवकों की है। तो कोई भी अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, राष्ट्र डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, तो इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको डेवलप करना है देश, तो 30% युवकों की यूज़ करनी पड़ेगी और इनका योगदान आपको रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये 30% लोग, हमें अपने आप को पूछना है कि हमें ड्रगी चाहिए, हमें कमज़ोर यूथ चाहिए, हमें कमज़ोर नेशन चाहिए, हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है। दूसरी बात, हमें जितने भी यंगस्टर्स हैं जो वेस्टर्न कल्चर है, और स्पेशली जो OTT प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें भी होना चाहिए कि ये ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स और ये गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई ना करें। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और हमारे युवकों से दूर रहना चाहिए, ड्रग से दूर रहना चाहिए। दूसरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, कि हम किसे नायक मानते हैं। नायक को इंग्लिश में हीरोज कहते हैं। किसको हम हीरोज कहते हैं? आज कोई भी यंगस्टर्स को, मैं कॉलेजेस में लेक्चर लेता हूँ, तो अगर मैं उनको ये पूछता हूँ कि बच्चों तुम्हारे हीरोज कौन है, तो वो मुझे फिल्म हीरोज के नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं उनको ये पूछता हूँ कि कभी भी आपने सूर्य सेन का नाम सुना है, कभी भी आपने कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना है, कभी भी आपने बाजी राउत का नाम सुना है, तो वो स्ट्रेट अवे मुझे कहते नहीं सर, हमने सुना नहीं, आप बताइए। तो हमें खुद पे एक आत्मचिंतन करना है कि कौन से हीरोज हैं हमारे, क्या हीरोज हैं। तो हमें रियल हीरोज चाहिए या रियल हीरोज चाहिए, तो देश को पूछना चाहिए, युवकों को ही पूछना चाहिए। आपके हिसाब से, क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, फील्ड पे भी टाइम स्पेंड किया है, आपको क्या लगता है कि इंडिया में सबसे सेफ या फिर सबसे अनसेफ जगह कौन सी है? देखिए, अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट देखेंगे
तो भारत एक बहुत ही सेफ कंट्री माना जाता है। जो क्राइम इंडाइसिस है वो भी बहुत कम है। जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पर क्राइम है बहुत ज़्यादा है, लेकिन और स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी सेफ है। मुंबई जैसी सिटीज़, गोवा, ये सब महिलाओं के लिए काफ़ी सेफ है। सिमिलरली कुछ जगह हैं जहाँ पर ड्रग कंजम्पशन ज़्यादा है, ड्रग क्राइम ज़्यादा है, तो अनफॉर्चुनेटली वो मुंबई भी है, दिल्ली भी है, गोवा भी है जहाँ पर ड्रग क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। तो क्राइम एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है जो पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, यंत्रणा कंट्रोल में करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ क्राइम कुछ कुछ जगह पर ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो वी कैन नॉट जनरलाइज कि मैं ये नहीं बता सकता कि मुंबई में ये सबसे ज़्यादा क्राइम है। हर जगह क्राइम है, लेकिन उसकी रेशियोज कम ज़्यादा होती रहती है। वैसे आपने काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी हैंडल करे हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आप हाई प्रोफाइल केसेस इसलिए लेते हो क्योंकि आपको लाइमलाइट में रहना पसंद है? देखिए, हाई प्रोफाइल केसेस वो जनता के लिए हाई प्रोफाइल होते होंगे, मेरे लिए नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है, केसेस मैं चूज़ नहीं करता, एजेंसीज आपको देती है। वो मेरे हाथ में नहीं होता है कि कौन सा केस मैं चूज़ करूं। आपके सामने एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक अधिकारी होने के सामने एक क्राइम घटता है, एक क्राइम होता है, तो आप उसे आंख मूंद नहीं कर सकते, आप उसे बंद नहीं कर सकते कि एक नॉन सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है या एक नॉन पर्सन इन्वॉल्व है। तो फिर मेरा खाकी पहनने का या मेरा संविधान की शपथ लेने का कोई फ़ायदा नहीं फिर। और ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप फलाने के बेटे, आप फलाना हो या बड़े हो तो मैं आपके ऊपर केस नहीं करूँगा, तो फिर न्याय प्रणाली का क्या होगा। तो मैं, और दूसरी बात है कि ये जो हाई प्रोफाइल और ये जो बड़े सेलिब्रिटीज़ है वो नॉर्मल या दूसरे लोगों के लिए होंगे। मेरे लिए सेलिब्रिटीज़ तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, APJ अब्दुल कलाम, और उसके बाद में हमारे बाबा आमटे, ये सेलिब्रिटीज़ मेरे लिए है। वैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, क्योंकि अभी हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे, शाहरुख खान का, आई थिंक 2011-12, बहुत पुराना इंटरव्यू था उनका, और वो उनकी उस वानखेड़े स्टेडियम की कंट्रोवर्सी के बाद वो बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पे जब भी इमिग्रेशन के टाइम पे वो हमेशा लाइन में खड़े होते हैं। वो अपने बच्चों को ज़रूर शायद आगे भेजते हैं, बट ही ऑलवेज स्टैंड्स इन लाइन। एंड आई थिंक उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि उनकी रेपुटेशन के बारे में हम वानखेड़े जी से पूछ सकते हैं। जब वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है, नाइस ऑफ हिम, अच्छी बातें उन्होंने की है। और बाद में क्या हो गया उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा मैं, लेकिन बट गुड, उन्होंने सराहना अगर की हो तो अच्छी बात है। बट आपको इस केस से पहले की कोई मेमोरीज हैं उनके साथ? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि केस के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं उससे चाहूँगा। पहले की? मैंने मेरे भारत माता की सेवा करी और फ़र्ज़ निभाया मेरा, और जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वैसे आपको लाइफ में कोई रिग्रेट है? कोई रिग्रेट नहीं है। कोई अगर आज मुझे कोई भी पूछता है, कोई भी, भारत माँ की सेवा 18 साल से मैं कर रहा हूँ, कोई भी मुझे पूछता है कि सर अगर आपको ये चेंज करना पड़े, मैं तो सिर्फ उनको यही कहूँगा कि 18 साल में जो कुछ भी मैंने भारत माता की सेवा की, और अगर कोई चीज़ वापस करने मिले मैं फिर से करूँगा। वैसे पता है, इस साल एक मूवी रिलीज हुई जवान, उसमें एक डायलॉग था जिसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर बोल रहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। देखिए, क्या है कि मैं मूवी भी, पहली बात है तो ये जो डायलॉग है बड़ा रोड साइड टाइप डायलॉग लग रहा है मुझे। मैं ना मूवीज़ देखता हूँ ना डायलॉग सुनता हूँ, तो लेकिन कौन सी क्या है पिक्चर मुझे पता नहीं उस बारे में। लेकिन जो आपने लाइन यूज़ करी, आपने शायद नहीं की होगी, कोई होगी, बट बहुत ही रोड साइड डायलॉग लग रहा है मुझे ये। बट नॉनदलेस, अगर किसने मेरे पर ये चीज़ को कहा है तो मैं उसका इंग्लिश में जवाब, अंग्रेजी में एक काफ़ी अच्छा जवाब है, निकोल्स लियोन, पढ़ने का मुझे शौक है थोड़ा, तो वो यही इस सेंटेंस में जवाब देना चाहूँगा कि आई हैव बर्न मेनी हाउसेज एंड ब्रिजेस एंड आई हैव डांस्ड ऑन दोज बर्न्ड हाउस एंड ब्रिजेस, सो आई फियर नो हेल, सो प्लीज डोंट स्केयर मी। दैट वाज इम्पैक्टफुल। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में कहते हैं ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो होता है कोर्ट ऑफ लॉ में जब केस जाता है, बट आजकल तो लोग शायद कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का वेट नहीं करते, एक मीडिया ट्रायल हो जाता है और उसमें शायद उल्टा चलता है। तो आपको लगता है कि उससे चीज़ें खराब होती हैं, ठीक होती हैं? आपका क्या टेक है? यू राइटली सेड, क्या होता है कि लोग, मीडिया या फिर लोग एक ओपिनियन बना लेते हैं जो कि गलत होता है, आपको पता ही वो गलत है, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ के आप हंसते हो चीज़ों पे। इससे ओपिनियन पब्लिक की बनती है जो आपके लिए हानिकारक होता है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, अगर पर्सनली मेरी बात करें, मैंने बहुत सारे केसेस या ये बहुत चीज़ें देख चुका हूँ मैं।
तो ये सब चीज़ें जब होती है तो ये मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट है। मैं इसके बारे में ना चिंता करता हूँ ना मैं इसके बारे में बॉदर करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है ये बहुत स्ट्रांग है। जो न्यायिक प्रणाली होती है, जो जुडिशरी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है और इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट जुडिशरी है। तो मेरे जैसे अधिकारी को बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये देख चुका है पहले भी, और अभी भी इच्छा और उम्मीद है आगे कि जिस तरह सच्चाई के साथ हमारी न्याय प्रणाली होती है और देती रहेगी, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है। बट हाँ, बाकी की जो कुछ तबके की मीडिया जब भी कुछ कहती है या लोग कुछ कहते हैं तो ये मेरे लिए प्योर एंटरटेनमेंट होता है। और इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि आज कुछ पेपर में आया नहीं तो दिन शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई एम मिसिंग समथिंग। सबसे ऐसे अब्सर्ड चीज कौन सी लगी आपको, आपने अपने बारे में ही पढ़ी हो कि आपको देख के लगा कि ओहो? हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके वजह से आपके केसेस ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि सेंसिटिव केसेस भी हैंडल किए तो मीडिया में बात, पब्लिक में बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक सिटिंग अधिकारी हूँ। लेकिन हाँ, एक बहुत ही सेंसिटिव केस हुआ था जिसके बारे में एक गलत मीडिया ने छाप दिया था। क्योंकि जब आप कोई न्यूज़ को बाहर जाने नहीं देते, सेंसिटिव रखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को, तो वो कुछ मीडिया वाले एंड मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ हर ब्लैक शीप्स होते हैं हर फील्ड में, तो वो अपने सीनियर्स को, अपने एडिटर्स को खुश करने के लिए ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, कुकड अप स्टोरीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उस कुकड अप स्टोरी में कुछ फ्रंट लाइन पे न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से आपके ऑपरेशन जो आगे होने वाले थे वो ख़राब हो जाते हैं। वैसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ में, लेकिन मेरी शुभकामनाएं ऐसे लोगों के साथ में जो ऐसी चीज़ें करते हैं। बट येस, दीज थिंग्स आर वियर्ड और काफ़ी प्रभावशाली होती है अगर स्पेशली वो फ्रंट पेज पे कवर होती है तो। आपको ऐसे मिसअंडरस्टूड फील होता है? यानी थोड़ी ये चीज़ होती है, मिसअंडरस्टूड नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि हम सच्चे दिल से देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी सब चीज़ों के वजह से हमारे अटेम्प्ट्स फ्यूटाइल हो जाते हैं। लेकिन नॉनदलेस हमारा जॉब है, हम ट्राई करते रहेंगे कितना भी हो। आपकी फैमिली ने आपको ज़रूर सपोर्ट किया होगा, क्योंकि आपकी लाइन ऑफ वर्क इतनी डेंजरस है, इतनी इंटेंस है, तो आपको फील होता है कि आपका फैमिली का सपोर्ट है? देखिए, फैमिली का तो फुल सपोर्ट है मुझे, यानी जैसा कि पहले से आपसे कहा है कि मेरी माताजी ने देशभक्ति का ही घोट करके पिलाया हुआ है। वो नींद में भी वही चलता है, जागा भी रहता हूँ वही चलता है। और उसके बाद में भी जो मेरी बहन है, जो मेरी एल्डर सिस्टर है और जो मेरी धर्म पत्नी है, तो मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। मेरी ज़िंदगी में 2 दुर्गाएं हैं मेरे घर में। तो बीच में कुछ ऐसे ही आपके भाषा में हाई प्रोफाइल केस कहते हैं, हमारे भाषा में हाई प्रोफाइल, इट वाज द लोएस्ट केस ऑफ माय लाइफ। तो कुछ हमारे प्रेम करने वाले कुछ राजनेता जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो वो कभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन सुबह में लेते थे। तो अच्छा, मैं एक अधिकारी था वो टाइम पे, हैंडल कर रहा था केस, तो मीडिया से बात नहीं कर पा रहा था, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। तो मेरे जगह पे इन्होंने गढ़ संभाला। तो मुझे तो फिर बाद में ऐसा लगा कि मेरे तक ये बाद में आएंगे, पहले हमारे लक्ष्मी और दुर्गाओं से तो लड़ लो तुम लोग, पहले हमारे घर की औरतों से तो लड़ो, बाद में मैं आऊँगा। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है। और दूसरी बात है कि मेरी जो धर्म पत्नी भी है, तो उसको तो मैंने बोला ही है कि कभी भी अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में कुछ हो जाता है तो तुझसे सबसे बड़ा और मेरे से सबसे बड़ा भाग्यशाली नहीं होगा, देश की सेवा में हुआ है। उसको मेरे इंश्योरेंस नंबर LIC है, पॉलिसी मेरी, उसको पार्ट करके रखा हूँ। इफ एनी केस एनीथिंग हैपन शी विल बी फाइन। वैसे आपको थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं? ये रूटीन आम बात हो चुकी है, थ्रेट्स आना। अभी हाल ही में 1 महीने पहले बांग्लादेश से एक XYZ का कोई फ़ैन था बांग्लादेश से, जिसको बहुत बुरी मैंने कार्रवाई की थी, बहुत बुरा लगा उसको। तो बांग्लादेश से उसने जान से मारने की धमकी दिया, कुछ जाति पे टिप्पणी की, कुछ भारत देश पे टिप्पणी किया। तो वो तो आते ही रहते हैं, हमेशा आते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो मैं तो हैबिट हो चुकी है मुझे ये सब चीज़ों की। जैसे आपके पास गन है, आपको गन सैंक्शन हुई है? बाय द वे, मैं एक स्नाइपर हूँ, एक ट्रेंड स्नाइपर हूँ मैं। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने US में मुझे भेजा था ट्रेनिंग लेने के लिए। तो एक सर्टिफाइड शार्प शूटर स्नाइपर हूँ मैं। लास्ट टाइम आपने कब चलाई थी गन?
देखिए क्या, और अब मेरे पास खुद की भी होती है गन, तो इसके लिए हर 6-6 महीने में जो फायरिंग बट होती है वहाँ पर विद परमिशन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उससे, गन को भी कारगर रखने और आपकी स्किल्स को भी कारगर रखने के लिए। ये तो बहुत इम्प्रेसिव था, हमें पता नहीं था इसके बारे में, आज पहली बार पता चला है। अभी जैसे एक रीसेंट केस जो अभी आपने हैंडल किया था, आर्यन खान का केस जो ड्रग्स से रिलेटेड था, तो ड्रग्स ना एक ऐसी शायद प्रॉब्लम है जो उभरती हुई आ रही है यंगस्टर्स में भी, और बहुत सारे यंग लोग हमारा चैनल देखते हैं, तो पर्टिकुलरली उस केस से कुछ लर्निंग्स जो आप यंगस्टर्स को देना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए ड्रग्स कंजम्पशन सुनने के लिए काफ़ी हमें आसान लगता है, बड़ा सिंपल सरल सा लगता है कि ठीक है ड्रग्स पी लिए, नशा आ गया, एक अच्छी हाई हो गई, पार्टी हो गई, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। दो चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स का कंजम्पशन करने के बाद आप आपके शरीर को 100% नुकसान पहुंचाते हो। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, तो ड्रग्स जैसी चीज़ों का सेवन करने के बाद में आप इसे ख़राब करते हो। केमिकल है तो एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में जाएगा तो हार्म ही करेगा। दूसरी बात, आप अपने आप को ही नुकसान देते हो, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप आपके देश को भी नुकसान पहुंचाते हो। क्यों नुकसान पहुंचाते हो? क्योंकि जब आप किसी पेडलर से, किसी सप्लायर से ड्रग्स का सेवन या खरीदते हो सेवन करने के लिए, तो जो पैसे आप उसे देते हैं, यही पैसे से वो हवाला के जरिए आपके जो दुश्मन देश है हमारे, उनके पास में ये पैसे जाते हैं। वही पैसे से फिर बाद में हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां होती है, हमारे पुलिस पे एक्शन होता है, हमारे पुलिस पे अटैक होती है, आर्मी पे अटैक होती है, या फिर टेररिज्म के इंसिडेंसेस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हर जगह ये सब चीज़ें होती है। तो आप ये सोचना चाहिए कि हम हमारे को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे, हम हमारे देश को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो सेकेंड पार्ट मैंने आपसे कहा उसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो फिर यंगस्टर्स को ये सोचना है कि ड्रग्स पैसे दे रहे हैं तो हम हमारे देश को ही हार्म कर रहे हैं, तो शुड वी डू इट? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यंगस्टर्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पालक है, पेरेंट्स है, वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ड्रग्स से दूर रहे, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, ये कहना चाहूँगा। जब आपने काफ़ी इंटरेक्शन करी भी आर्यन खान से, उनके और दोस्तों से, वो सारे यंग थे, तो जब आप उनसे वो इंटरेक्शन कर रहे थे, आपको महसूस हुआ दैट यू वर गेटिंग थ्रू टू देम? देखिए क्या है कि मैं केस, जैसा मैंने आपसे कहा है कि जब माननीय न्यायालय के सामने, तो मैं केस के स्पेसिफिक नहीं आपको बता सकता केस के बारे में और पर्टिकुलर उस केस के बारे में, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। बट बाकी के भी जब भी अलग अलग जब कार्यरत था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में था, कभी भी कोई ड्रग्स वाले बच्चे कभी कुछ पकड़े जाते थे, बुरा लगता था हमें कि यंगस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, 24-25 साल के अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें सामने आती है। एक तो पहली बात है कि ये फैशन की तरह, फैड की तरह इसे लेते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं इफ़ यू डोंट कंज्यूम ड्रग्स यू आर अनकूल, यू आर नॉट कूल, यू नो। बट ये बहुत गलत थिंकिंग है। आप ड्रग कंज्यूम करने से कूल नहीं, बहुत अनकूल हो रहे हो, पहली बात। और ये भी होता है कि एक पीर प्रेशर होता है यंगस्टर्स में कि अगर मैं ड्रग्स कंज्यूम किया तभी मुझे ये ग्रुप में एक्सेप्टेंस होगा, अगर नहीं करूंगा तो फिर उन्हें नेम कॉलिंग होता है, यूर एन अंकल, यूर एन डैडी, आउटकास्ट समझते हैं। तो ये पीर प्रेशर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो यंगस्टर्स को समझ में नहीं आता है कि ये गलत चीज है। इट इज एन आर्टिफिशियल काइंड ऑफ ग्रुप, कि आप एक अलग कल्चर लेके आ रहे हैं विच इज वेरी डेंजरस फॉर द नेशन एंड फॉर द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। तीसरी बात ये भी है कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। कुछ जो जब भी हम करते हैं, जब भी अनफॉर्चुनेटली एक्शन लेना पड़ता है, तो वही हमें पूछते हैं कि सर हम तो नेचुरल ड्रग्स ले रहे हैं, ये तो नेचुरल है, चरस गांजा है, ये तो नेचुरल उगता है, तो हमने क्या क्राइम किया? लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, नेचुरल हो, अननेचुरल, अगर ये एनडीपीएस एक्ट में कवर्ड है तो ये जुर्म है। कभी हमें ये भी लोग पूछते हैं कि सर मैं तो ड्रग्स पी रहा था या पी रही थी, मैं थोड़ी ना उससे बेच रही थी, या ये भी क्लियर करना जरूरी है कि ड्रग्स कंजम्पशन भी एक क्राइम है। उसके लिए आपको 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। सो कंजम्पशन, सप्लाई, पेडलिंग बोथ आर अ क्राइम। अगर आपको यंग लोगों को ये बताना हो कि जैसे क्राइम है हर जगह है, जैसे आपने बोला कि इंडिया में भी है, बाहर भी है, राइट, बट जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो डर हर किसी को लगता है चलते हुए, बीइंग अ वुमन मेरे को ज़्यादा लगता है।
तो कोई ऐसी क्विक टिप्स या ऐसे कुछ क्विक हैक्स कि जब भी बाहर निकलो ये कुछ चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए? बिल्कुल, वेरी ट्रू। देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप कभी भी बाहर जा रहे हैं, रात में या कहाँ पर भी कोई काम से जा रहे हैं, पहली बात है कि योर नोन पर्सन शुड नो वेयर यू आर गोइंग। आपके माता-पिता हो, आपके मित्र हो, आपके परिवार में कोई भी हो, उसे आपकी लोकेशन की जानकारी होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको आपकी प्राइवेसी किसे शेयर करनी है, लेकिन किसी महिलाओं को विशेषतः किसी एक व्यक्ति को उसका लोकेशन पता होना चाहिए। सेकेंडली, मैं ये भी कहूँगा कि कुछ सेल्फ डिफेंस टिप्स होती है जो काफ़ी सिंपल होती है, तो वो भी थोड़ा एक महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की टिप्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ड्रग्स के जो क्रिमिनल होते हैं या जो बाकी के भी छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं, नशे में होते हैं, तो वो नशे में क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, खुद भी कंज्यूम करते तो दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। आज मैं क्राइम, बॉडीली क्राइम्स देखता हूँ या महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स होते हो, तो मोस्टली ये शराब से इन्फ्लुएंस होके या फिर ड्रग्स से इन्फ्लुएंस होके क्राइम्स होते हैं। तो उसके लिए महिलाओं को भी थोड़ा सेल्फ डिफेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बहुत ही सिंपल थिंग्स होती है, जैसे कि मार्केट में पेपर स्प्रे वगैरह इजीली अवेलेबल होती है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए दैट कैन बी एनी टाइम केप्ट विद अ वुमन। वैसे आप निडर हो या आप बता चुके हो, बट आपको कभी ऐसे लाइफ में एंजाइटी वगैरह एक्सपीरियंस होता है? देखिए, एंजाइटी का तो होता नहीं है। मैं तो, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं तो मौके ढूंढता हूँ कि मेरे देश की राह में या मेरे माता को समर्पित करने के लिए, क्योंकि देखिए क्या है कि मृत्यु तो सबकी होनी है। हमारी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 65 ईयर्स, 65-66 ईयर्स। तो वो 65-66 ईयर जीने के लिए मैं अपनी ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आज मुझे ऐसा खुद को लगता है कि मैं 43 ईयर्स का हूँ, तो जस्ट 20-22 साल के लिए अगर देश की सेवा में कुछ भी हो जाता है, नथिंग लाइक दैट। तीसरी बात, एंजाइटी नहीं होती है कभी कभी। सिर्फ एक ऑपरेशन में, जब मैं एनआईए में कार्यरत था, वो टाइम पे कुछ फॉलोज हो रहे थे, कुछ एक केस था, तो आरोपी को फॉलो कर रहे थे। तो वो काफ़ी बेसिकली एक रूरल एरिया, जंगल एरिया था, बॉर्डर पे था, एमपी मध्य प्रदेश में था। तो वहाँ पे गाड़ी जा रही थी हमारी, हमें पता नहीं, हम लोग बहुत ही लिमिटेड थे, 4 या 5 थे जिन्हें फॉलो कर रहे थे। 2-3 गाड़ियाँ थी एंड वो लोकल थे वहाँ के, और उनको रोकना या फिर पूछताछ करना या इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था हमें, और हमें पता भी नहीं था कौन सा इलाका है, वो एरिया है, जा रहे हैं हम लोग। तो वंस वी वेंट इनसाइड, तो अंधेरा था, तो मैंने मेरी सिर्फ वाइफ को वो टाइम, मेरी मदर को शायद मैंने वो टाइम पे फ़ोन करके बोला कि मॉम मैं यहाँ पर हूँ। मन में सिर्फ ये बात थी कि कल को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट बॉडी ठीक से मिल जाए, ताकि ठीक से अंतिम संस्कार हो जाए हमारा। बस इतना एक सोच आई थी माइंड में बस, और बाकी का क्या करना ही है, जो करना है। Wow, I feel inspired in this moment. आप वैसे कुछ इंस्पायर करने के लिए हमारी ऑडियंस को बोलना चाहोगे? मैं ऑडियंस, जो मेरे जो यंग मेरे भाई हैं, मैं यही कहूँगा कि जो हमारी जवानी है वो देश के नाम पे समर्पित कीजिए। कम से कम 10 साल देश की सेवा करें। हमें आजकल के टाइम पे बहुत इजी है क्रिटिसाइज़ करना, इंस्टाग्राम पे बैठ के, ट्विटर पे बैठ के लोगों के खिलाफ लूज टॉक्स करना, टिप्पणी करना बहुत आसान है। लेकिन हमने हमारे देश के लिए, हम वो लायक बन चुके हैं ये सब टिप्पणी करने के लिए। पहली बात, हम देश के लिए पहले खून दो आप देश के लिए, 10 साल देश की सेवा करो आप, तभी आपको हक बनता है हर चीज़ क्रिटिसाइज करने का। पहले यू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। सेकेंडली, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें एक जैसा स्ट्रॉन्ग राष्ट्र चाहिए, तो इसके लिए हमारे स्ट्रॉन्ग हीरोज, स्ट्रॉन्ग सिद्धांत होना चाहिए। ड्रग्स कंजम्पशन, बाकी के भी जो वाइसेस होते हैं, बाकी के भी जो सब बुरी आदतें होती है, उससे हमको क्या एक वीक नेशन देना नहीं, हमको एक स्ट्रॉन्ग नेशन देना है। इसके लिए सब चीज़ों को छोड़िए और देश सेवा में कैसा देश समय हमें व्यतीत कर सकते हैं। और हर कोई खाकी, मैं तो ये चाहूँगा कि हर एक इंसान खाकी पहने या फिर हरा कलर का ऑलिव ग्रीन पहने, आर्मी ज्वाइन करे। अगर लिमिटेशंस है, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। रूरल प्लेसेस जैसे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, हमारे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वहाँ पर 10 साल देश सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, फिर बाद में देश को क्रिटिसाइज करने का आपका अधिकार है। आई थिंक बहुत खूब बोला आपने। थैंक यू सो मच मिस्टर वानखेड़े, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ प्लेजर एंड माई बेस्ट विशेस टू यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम।